हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदना, आभार। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, हम डिस्कस करने वाले हैं आज पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। 50 प्रश्न हम पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है। हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है प्रश्न नंबर 51। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 27। तो साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश एवं जो इसका वर्णन आर्टिकल नंबर इसमें अनुच्छेद 124 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है साथियों? 34। क्या लिखा गया है? मुख्य न्यायाधीश एवं 34 न्यायाधीश होते। एक मुख्य न्यायाधीश होता है एवं 34 न्यायाधीश होते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 52। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बार काउंसिल के सदस्य, या ऑप्शन डी सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक का होता है। क्या ध्यान रखना है? 65 वर्ष की आयु जब तक उनकी पूरी नहीं होती तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या ध्यान रखना है कि वो अपने पद पर रह सकते हैं। कब तक? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न क्या ध्यान रखना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जी हाँ साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की इसका ऑप्शन है कि एन वंचू, जी.वी. मावलंकर, हीरालाल जेकानिया, या सुकुमार सेन। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरेलाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? जी हाँ साथियों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, या ऑप्शन डी 28। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 है। लेकिन आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है, ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है साथियों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा ये भी ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो साथियों, ध्यान रखना है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है? जी हाँ साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो कार्यकाल की सीमा है वो कितनी होती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष,
या ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष होने तक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा होती है वह अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की जो सीमा होती है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। किस उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? कलकत्ता, मुंबई या गुवाहाटी या मद्रास। तो साथियों ध्यान रखना है, किसी उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, जो है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? जी हाँ साथियों, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो ध्यान रखना है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 145। तो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? जी हाँ साथियों, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमनदीप, ऑप्शन सी पांडिचेरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का इनमें से अपना उच्च न्यायालय नहीं है। जी हाँ, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? जी हाँ साथियों, जो राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह या ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो आपातकाल है वह तीनों स्थितियों में लगा सकता है, युद्ध की स्थितियों में भी, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में भी लगा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? जी हाँ साथियों, क्या ध्यान देना है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? ठीक है, की जा चुकी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है, तो ये भी ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? जी हाँ साथियों, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। साथियों, भारत में राष्ट्रीय जो आपात होता है उसकी घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल किसके तहत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वह आपात की स्थिति की घोषणा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 356 होता है उसके द्वारा
किसी भी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति जो शासन होता है वह किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न इसका क्या हो जाएगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। जी हाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्षों की अवधि होती है। राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन की अवधि होती है वह 3 वर्षों की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? जी हाँ साथियों, फिर से, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। तो संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? जी हाँ साथियों, राज्य में जो अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कितने दिन के अंदर हमें संसद से स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में संसद से स्वीकृति आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? जी हाँ साथियों, दल बदल का जो कानून है वो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो साथियों, जो दल बदल संबंधित कानून होता है वह संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? जी हाँ साथियों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो साथियों ध्यान रखना है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, किससे संबंधित है? नगरपालिका से, शिक्षा के संवैधानिक मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या पंचायती राज से? तो ध्यान रखना है साथियों, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 180? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वह आर्टिकल 280 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जी हाँ साथियों, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950 या 15 अगस्त 1950 या 25 दिसंबर 1950? तो साथियों ध्यान रखना है, 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था। साथियों, ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।